Hi everyone, welcome to Prudent Classes. Hope all of you are doing good. So guys, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड जो टॉपिक डिस्कस करेंगे MCO 1 का वो होगा कंटिजेंसी थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो जानेंगे कि कंटिजेंसी थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है एंड डिटेल में इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। एंड वीडियो के एंड तक ये टॉपिक आपको क्लियर हो जाएगा। And this topic has been chosen from unit number 2 and this is the part third of this particular chapter discussion. बाकी के दो पार्ट्स के लिए आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, नहीं तो वीडियो के एंड में आपको लिंक मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके भी उन पार्ट्स को देख सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले याद रखिएगा हमारा जो मिशन है दैट इज 70% और मोर इन आवर अपकमिंग एग्जाम, सो वी हैव टू वर्क फॉर दैट। एंड मेरी तरफ से आपको रेगुलर वीडियोस मिलती रहेंगी जो कि आपको हेल्प करेंगी स्कोर करने में अच्छे मार्क्स। आप भी अपनी स्टडीज को स्टार्ट कर दीजिए बिकॉज द एग्जामिनेशंस आर गोइंग टू बी हेल्ड वेरी सून एंड जितना हो सके अच्छे से प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दीजिए। सो गाइज ये जो क्वेश्चन है एग्जाम में आ चुका है, जून 2014 में आपका पूछा गया था ये क्वेश्चन। एंड शॉर्ट नोट्स में भी आता रहता है ये क्वेश्चन, तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन जो आया था जून 2014 में वो ये था, डिस्क्राइब द कंटिजेंसी थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड डिस्कस द रीजन ऑफ इट्स पॉपुलैरिटी। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम इसका पार्ट 1 डिस्कस करेंगे एंड सेकंड पार्ट में मैं आपको जो रीजंस हैं इसके पॉपुलैरिटी के कंटिजेंसी थ्योरी के, वो मैं डिटेल में डिफाइन करूंगा आपको। बट अभी हम बेसिकली अपना फोकस रखेंगे अबाउट दिस कॉन्सेप्ट जिसमें हम जानेंगे अबाउट दिस पर्टिकुलर थ्योरी विच इज कंटिजेंसी थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। एंड वो सारे नए स्टूडेंट्स जो कि वीडियो पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे कि फ्यूचर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप अपने एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सके। ठीक है, so let's start with the slide number 1 and the point number 1 is on the screen. So let's start with that. So contingency theory क्या है? It is one of the modern theories of the organization which is based on the view that there is no best way to manage an organization. ध्यान दीजिएगा, सबसे पहली बात तो कंटिजेंसी थ्योरी क्या है? एक मॉडर्न थ्योरी है बेसिकली। ठीक है, आपकी बहुत सारी थ्योरीज प्रोवाइडेड हैं, ठीक है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए, मैनेज करने के लिए। और जो कंटिजेंसी थ्योरी है ये मॉडर्न थ्योरीज में काउंट की जाती है। ठीक है, मॉडर्न थ्योरीज में बेसिकली दो थ्योरीज हैं, एक है सिस्टम्स थ्योरी एंड दूसरी है कंटिजेंसी थ्योरी। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट ये याद रखिएगा, कंटिजेंसी थ्योरी क्या है? इज वन ऑफ द मॉडर्न थ्योरीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और ये बेसिकली एक व्यू पर, एक आइडिया पर बेस्ड है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करने के लिए बेस्ट वे नहीं होती, कोई भी बेस्ट वे नहीं होती पर्टिकुलर जिसके थ्रू आप ऑर्गेनाइजेशन को रन कर सके या मैनेज कर सके। In fact, there are many effective ways to perform various management function और depending upon situation आपको क्या है, अलग अलग वेज यूज करनी पड़ेंगी अपने मैनेजमेंट फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। एक बार मैं फिर से रिपीट करूंगा इस पॉइंट को, कंटिजेंसी थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है, आपका आइडिया ये है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करने के लिए एक सिंगल बेस्ट वे नहीं होती। डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन अलग अलग फंक्शंस को मीट करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए आपको क्या है, अलग अलग तरीके यूज करने पड़ेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कंटिजेंसी थ्योरी क्या है? एक बहुत ही प्रैक्टिकल थ्योरी है और वो कहती है कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग एक मैनेजर को या फिर मैनेजमेंट को ऑर्गेनाइजेशन के अपने कोर्स ऑफ एक्शन चूज करने होते हैं और यही इसका बेसिक आइडिया होता है या बेसिक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो कंटिजेंसी थ्योरी इज बेस्ड ऑन द व्यू दैट देयर इज नो बेस्ट वे टू मैनेज एन ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर आर मेनी इफेक्टिव वेज टू परफॉर्म वेरियस मैनेजमेंट फंक्शंस। Now the point number 2 is on the screen. It says, according to this theory, the best way to lead, plan, organize and conduct managerial activities depends upon the situation in which they are performed. तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग यानी कि कंटिजेंसी थ्योरी के अकॉर्डिंग आपका ये पॉइंट बहुत ही क्लियर है कि किसी भी मैनेजरियल एक्टिविटी को आपका लीड करने के लिए, प्लान करने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए या कंडक्ट करने के लिए आपको सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही अपने कोर्स ऑफ एक्शन चूज करने पड़ेंगे। ठीक है,
तो जो बेस्ट वे है किसी भी काम को करने की वो डिपेंड करेगी सिचुएशन पर। तो कोई भी मैनेजरियल एक्टिविटी जो कि आपको परफॉर्म करनी है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको बेस्ट वे चूज करनी पड़ेगी। एक सिंगल वे आप हमेशा अप्लाई नहीं कर सकते हर सिचुएशन में, ठीक है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो आई एम श्योर कि ये दोनों पॉइंट्स क्लियर होंगे। कोई भी पॉइंट में डाउट हो, वीडियो को एक बार दोबारा देख लीजिएगा, यू विल गेट क्लैरिटी अबाउट इट। नाउ लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट स्लाइड, और उस स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे डायग्राम के थ्रू कंटिजेंसी थ्योरी के पॉइंट्स। और इस डायग्राम में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इंक्लूड किए हैं जो कि आपको इस कॉन्सेप्ट को लर्न करने में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होंगे। तो कंटिजेंसी थ्योरी की अगर मैं बात करूं तो बेसिकली क्या है, एक मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, कंटिजेंसी थ्योरी क्या है, एक मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी, ओके, मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी है। और बेसिकली अगर हम बात करें तो दिस थ्योरी क्लेम्स दैट देयर इज नो बेस्ट वे टू ऑर्गेनाइज, लीड और मेक डिसीजंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो अकॉर्डिंग टू कंटिजेंसी थ्योरी कोई भी बेस्ट वे आपकी नहीं होती किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पास अपनी ऑर्गेनाइजेशन को लीड करने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए, इनकी बेसिकली मैनेज करने के लिए, डिसीजन लेने के लिए। तो डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशंस आपको क्या करना है, अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको डिसीजंस लेने हैं और अपनी ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करना है। दिस इज व्हाट कंटिजेंसी थ्योरी इज ऑल अबाउट। So contingency theory claims that there is no best way to organize, lead or make decisions in the organization. Now the next point says contingency theory, if I talk about, according to this theory, the optimal or the best course of action is contingent, basically dependent upon the internal and external factors, ठीक है। तो कंटिजेंसी थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है, जो भी बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन है या जो ऑप्टिमल कोर्स ऑफ एक्शन है वो बेसिकली डिपेंड करता है इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स पर। तो आपको जो भी एक्शन चूज करना है, जो भी डिसीजन चूज करना है, लेना है किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन को डील करने के लिए, तो वो कंटिजेंट रहेगा, डिपेंड करेगा उस सिचुएशन पर और उसकी नीड पर। So according to contingency theory, the optimal or the best course of action is contingent, that is dependent upon the internal and external factors. तो आई एम श्योर कि ये डायग्राम के थ्रू आपको क्लैरिटी मिल चुकी होगी इस कॉन्सेप्ट के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट का। एंड जैसा कि मैंने आपको बताया, इट इज वन ऑफ द मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी। इसके अलावा जो दूसरी थ्योरी है मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी में, वो है द सिस्टम्स थ्योरी। उस पर भी मैं वीडियो आपको जरूर प्रोवाइड करूंगा सो दैट यू कैन लर्न अबाउट दैट पर्टिकुलर थ्योरी एज वेल। सो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में कुछ और पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। वीडियो अच्छी लग रही हो तो गाइस लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी इस कॉन्सेप्ट के बारे में क्लैरिटी रहे और पेपर में अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर पाए। Now the next point is on the screen and it says, according to the contingency theory, a particular method may yield fruitful results in one situation but may drastically fail in other situation. तो कंटिजेंसी थ्योरी के अकॉर्डिंग आपका बहुत ही क्लियर है ये बात कि अगर कोई आप एक मेथड यूज करते हो किसी सिचुएशन से डील करने के लिए, तो हो सकता है उस पर्टिकुलर सिचुएशन में वो मेथड आपको पॉजिटिव रिजल्ट दे या फ्रूटफुल रिजल्ट दे। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होगा कि किसी दूसरी सिचुएशन में आप अगर उस पर्टिकुलर मेथड को अप्लाई करें तो वो सेम रिजल्ट ही देगा। हो सकता है कि वो रिजल्ट आपका ना दे, नेगेटिव रिजल्ट दे, या फिर फेल हो जाए वो मेथड उस पर्टिकुलर सिचुएशन में। तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर चूजिंग द राइट मेथड इन ऑर्डर टू गेन फ्रूटफुल और पॉजिटिव रिजल्ट। तो पॉजिटिव रिजल्ट के लिए आपको क्या करना है, एक ही मेथड पर डिपेंडेंट नहीं रहना, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशंस रिक्वायरमेंट आपको अपने मेथड को चूज करना है। Now the next point says there is no universal principles to be applied in all situations. तो contingency theory के according आपका point clear है कि कोई भी situation हो, ठीक है, अलग अलग situation में apply करने के लिए कोई भी universal principle नहीं है, कोई भी universal principle management का भी available नहीं है जो कि हर situation में apply करके आप positive result yield कर सके। Now, next point says, therefore, managers must analyze different situations and use the best approach which is best suitable in that particular situation. तो इसीलिए मैनेजर्स, जितने भी मैनेजर्स होते हैं उनसे यही एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो अलग अलग सिचुएशंस को प्रॉपरली एनालाइज करें और उस सिचुएशन की नीड के अकॉर्डिंग
क्या करें, अपनी बेस्ट अप्रोच फाइंड आउट करें जो कि उस सिचुएशन के साथ में बेस्ट सूटेबल हो, ठीक है। तो बेस्ट अप्रोच अकॉर्डिंग टू सिचुएशन क्या करनी है, मैनेजर को चूज करनी है, और एक ही पर्टिकुलर मेथड आप हर सिचुएशन में अप्लाई करके पॉजिटिव रिजल्ट यील्ड नहीं कर सकते। तो अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग आपको अप्रोचेज यूज करनी है ताकि आप क्या कर सके, पॉजिटिव रिजल्ट ऑब्टेन कर सके। दैट इज व्हाट कंटिंजेंसी थ्योरी इज ऑल अबाउट। यही कंटिंजेंसी थ्योरी का बेस है, एम है, जो आपको ध्यान रखना है ये। तो आई एम श्योर कि ये पॉइंट्स भी क्लियर होंगे। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट पॉइंट। सो नेक्स्ट पॉइंट, अब हम थोड़ा सा एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पर अंडरस्टैंड करेंगे। तो अभी हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि एग्जाम्पल है हमारा कि हमें ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना है। तो आपके अकॉर्डिंग क्या क्या पॉइंट्स होंगे जो कि आप ले सकते हो अपनी ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए। तो अकॉर्डिंग टू डिफरेंट थ्योरीज, जैसे जैसे आपकी अलग अलग थ्योरीज प्रोवाइडेड हैं अलग अलग लोगों के थ्रू, तो उन थ्योरीज के अकॉर्डिंग अलग अलग मेथड्स अवेलेबल हैं जो कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो मैं कुछ आपको पॉइंट्स यहाँ पर देता हूँ सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। आप भी अपने एग्जाम्पल्स अगर पता है तो प्लीज कमेंट में मेंशन करके बताइए। तो अभी हमारा जो एग्जाम्पल है जिसमें हम क्या करना चाहते हैं, अपनी ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करना चाहते हैं। तो जितने भी साइंटिफिक मैनेजमेंट के सपोर्टर हैं, ठीक है, साइंटिफिक मैनेजमेंट यानी कि जो बेसिकली आपका कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को फोकस रख के और कोई भी यू नो मेथड चूज करेंगे, तो वो कहेंगे कि आप वर्क को सिंप्लीफाई करिए और इंसेंटिव्स को इंक्लूड कीजिए, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, अपनी ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हो। बिल्कुल, ये वन ऑफ द पॉसिबल मेथड्स हैं जिसको आप यूज करके क्या कर सकते हो, अपनी ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हो या इंप्रूव कर सकते हो। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट के जितने भी सपोर्टर्स हैं वो आपको प्रिस्क्राइब करेंगे कि आप वर्क को सिंप्लीफाई कीजिए और एडिशनल इंसेंटिव्स प्रोवाइड कीजिए। आपका ये करने से प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन की इंप्रूव हो जाएगी। पहला मेथड तो ये हो गया आपका जो कि साइंटिफिक मैनेजमेंट सपोर्टर्स देंगे। दूसरे जितने भी बिहेवियरल मैनेजमेंट सपोर्टर्स हैं वो आपको रेकमेंड करेंगे कि आप जॉब एनरिचमेंट पर फोकस कीजिए और जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनको डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन का मौका दीजिए डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। इससे उन्हें अपने फन का फीलिंग होगा ऑर्गेनाइजेशन में और वो क्या करेंगे, अपनी प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करेंगे। तो ये भी सेकंड पॉसिबल आपकी वे है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, प्रोडक्टिविटी को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इंप्रूव कर सकते हैं। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट सपोर्टर कहेंगे कि वर्क को सिंप्लीफाई करो, एडिशनल इंसेंटिव दो। बिहेवियरल मैनेजमेंट सपोर्टर देंगे कि जॉब को एनरिच करो और डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन करिए एम्प्लॉयज का डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। नाउ अगर हम बात करें कंटिजेंसी अप्रोच के सपोर्टर्स को, तो उनका जो सोल्यूशन होगा वो अलग होगा। एंड इफ आई टॉक अबाउट द सोल्यूशन would be responsive to the characteristics of the situation being faced। तो यहाँ पर जितने भी कंटिजेंसी अप्रोच के सपोर्टर होंगे वो इन दोनों पॉसिबल सॉल्यूशंस को चूज करने से पहले क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे सिचुएशन को, जिसके बाद वो कोई आपका डिसीजन लेंगे कि क्या पहले ऑप्शन को चूज किया जाए या दूसरे ऑप्शन को चूज किया जाए या फिर दोनों के कॉम्बिनेशन को चूज किया जाए। तो यहाँ पर कंटिजेंसी अप्रोच जो है वो क्या है, बेसिकली अपने रेस्पॉन्स को या डिसीजन को सिचुएशन के बेसिस पर ही लेगी। तो जो भी सोल्यूशन आपका चूज किया जाएगा वो कैसा होगा, सिचुएशनल बेस्ड। पहले सिचुएशन को एनालाइज कीजिए और फिर उसके अकॉर्डिंग क्या कीजिए, आप अपना डिसीजन दीजिए। चलिए, तो अब दोनों जो हमने सिचुएशंस यहाँ पर ली हैं, साइंटिफिक मैनेजमेंट की एंड बिहेवियरल मैनेजमेंट की, देखते हैं उनमें आगे फर्दर क्या पॉइंट्स इंक्लूडेड है। सो नाउ गाइज, अगर हम बात करें साइंटिफिक मैनेजमेंट की, तो जहां पर वर्क सिंप्लीफिकेशन का कॉन्सेप्ट दिया गया है, तो वर्क सिंप्लीफिकेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो आइडियल उस सिचुएशन में है जब आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, अनस्किल्ड लेबर्स हैं, लिमिटेड ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज हैं और लिमिटेड प्रोडक्ट्स हैं लोकल मार्केट में ऑफर करने के लिए। तो अगर मान लीजिए सिचुएशन ऐसी है जिसमें ये सारे पॉइंट्स आपके अप्लाई हो रहे हैं, तो कंटिजेंसी अप्रोच के अकॉर्डिंग आपका जो साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच है उसको आप फॉलो कर सकते हैं, जिसमें आप क्या करेंगे, वर्क को सिंप्लीफाई कर देंगे। और वर्क सिंप्लीफाई करने से पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके पास क्या लिमिटेड रिसोर्सेस हैं, लेबर जो है क्या वो अनस्किल्ड है, ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज क्या लिमिटेड हैं, और जो प्रोडक्ट्स आप ऑफर कर रहे हैं लोकल मार्केट में क्या वो भी लिमिटेड हैं। अगर ऐसी सिचुएशन में सारे आंसर्स आपके पॉजिटिव हैं,
then yes, work simplification would be the best approach that you can follow in that situation to improve the productivity of your organization. Now let's talk about the second situation जहां पर हम बात कर रहे थे बिहेवियरल मैनेजमेंट की, जिसमें हम जॉब एनरिच करके एम्प्लॉयज की प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करने की बात करें तो जॉब एनरिचमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो आइडियल बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन के लिए उस सिचुएशन में है जहां पर आपकी जो लेबर फोर्स है वो कैसी है, स्किल्ड है। ठीक है, अगर आपके पास सफिशिएंट क्वांटिटी में स्किल्ड लेबर फोर्स है तो उस सिचुएशन में आपको जॉब एनरिचमेंट का ऑप्शन बेस्ट है। लेकिन अगर आपकी लेबर अनस्किल्ड है और रिसोर्सेस आपके पास लिमिटेड है तो उस सिचुएशन में आपका जॉब एनरिचमेंट का कॉन्सेप्ट आपके लिए बेस्ट नहीं रहेगा। तो अगेन अब आपने एनालाइज करना है कंटिजेंसी अप्रोच के अकॉर्डिंग और फिर फाइनल डिसीजन लेना है कि आप कौन सी अप्रोच को फॉलो करना चाहेंगे। Now, next point says this shows that managerial action depends upon circumstances within a given situation. Therefore, in the contingency approach, managers will diagnose a given situation and adopt the one which meets the demand of the present condition. तो contingency theory में basically क्या है, मैनेजर जो है वो जो सिचुएशन आपकी आती है उसको डायग्नोस करेंगे और उसके अकॉर्डिंग जो पर्टिकुलर वे या मेथड उस कंडीशन की या उस सिचुएशन की डिमांड को मीट करेगा तो उसको वो क्या करेंगे, अडॉप्ट करेंगे। तो दिस इज लाइक व्हाट अ डॉक्टर डज, वो आपकी जो डिजीज है उसको डायग्नोस करते हैं फर्स्ट और उसके अकॉर्डिंग आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। वैसे ही एक मैनेजर क्या करेगा, सबसे पहले उस प्रॉब्लम को डायग्नोस करेगा, एनालाइज करेगा और फिर उसके अकॉर्डिंग जो उस पर्टिकुलर सिचुएशन को डील करने के लिए मेथड बेस्ट रहेगा उसको चूज करेगा। कोई एक पर्टिकुलर मेथड पर वो स्टिक नहीं रहेगा। सो गाइज आई एम श्योर कि अभी तक जितने पॉइंट्स भी हमने डिस्कस किए वो सभी आपको समझ में आ चुके होंगे। नाउ लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट स्लाइड, और जो अगली स्लाइड है उसमें हम रिमेनिंग 3 पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, एंड इसके बाद में ये वीडियो मैं क्लोज कर दूंगा। एंड जैसे आपको बताया जो सब पार्ट सेकंड होगा वो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, जिसमें हम इम्पोर्टेंट जो रीजंस हैं जिसकी वजह से जो कंटिजेंसी थ्योरी है उसको बहुत ही पॉपुलर माना जाता है आज, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो उस वीडियो को भी देखिएगा, पहले इस वीडियो को अच्छे से समझ लीजिए। सो नेक्स्ट स्लाइड आपके स्क्रीन पर आ चुकी है एंड अभी हम बात करेंगे जो कंटिजेंसी अप्रोच है या थ्योरी है वो बेसिकली कौन कौन से एस्पेक्ट्स पर फोकस करती है। तो इट बेसिकली फोकसेस और एम्फसाइजेस ऑन 2 एस्पेक्ट्स। तो कौन कौन से 2 एस्पेक्ट्स हैं जिन पर ये कंटिजेंसी थ्योरी आपका एम्फसाइज करती है या बहुत ज्यादा फोकस करती है। तो सबसे पहली जो एस्पेक्ट है बेसिकली तो वो है contingency theory focuses attention on specific situational factors that influence the appropriateness of one managerial strategy over another. तो सबसे पहली जो एस्पेक्ट है जिस पर कंटिजेंसी अप्रोच या थ्योरी फोकस करती है वो है बेसिकली स्पेसिफिक सिचुएशनल फैक्टर। तो जो भी आपकी प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है, एक एक पर्टिकुलर सिचुएशन में, तो वो क्या होती हैं, स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स होती हैं और उन स्पेसिफिक सिचुएशनल फैक्टर्स जिनकी वजह से वो प्रॉब्लम्स आपकी अराइज हुई हैं, आपको क्या करना पड़ता है, उस पर फोकस करना पड़ता है अगर आप कंटिजेंसी थ्योरी फॉलो करते हैं। तो कंटिजेंसी थ्योरी में ये बहुत ही क्लियर होता है कि आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो किस सिचुएशनल फैक्टर्स में आ रही है, उन स्पेसिफिक फैक्टर्स को आप फाइंड आउट कीजिए। तो आपको पूरा अटेंशन देना है उन फैक्टर्स को अंडरस्टैंड करने में और आपको वो सारे फैक्टर्स देखने हैं कि किस तरीके से वो आपके मैनेजरियल स्ट्रैटेजीज को क्या करेंगी, इम्पैक्ट करेंगी। तो जो स्पेसिफिक फैक्टर्स होते हैं एंड बेसिकली वो क्या करेंगे, आपकी जो मैनेजरियल स्ट्रैटेजीज हैं जो कि आप अप्लाई करेंगे उनकी एप्रोप्रिएटनेस को इन्फ्लुएंस करेंगी, उन पर अपना अटेंशन फोकस करती है कंटिजेंसी थ्योरी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, बहुत ही स्पेसिफिक पॉइंट है। Contingency theory basically focuses attention on the specific situational factors which or that influence the appropriateness of one managerial strategy over another. तो एक मैनेजरियल स्ट्रैटेजी और जो आप अप्लाई करते हैं किसी सिचुएशन में और वो वर्क करती है, और एक ऐसी सिचुएशन जिसमें आप अगर सेम स्ट्रैटेजी अप्लाई करते तो नहीं वर्क करती, उसके पीछे का रीजन आप कंटिजेंसी थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है,
तो कंटिजेंसी थ्योरी क्या करेगी, अपना अटेंशन फोकस करेगी स्पेसिफिक सिचुएशनल फैक्टर्स को जो कि इन्फ्लुएंस करेंगे एक मैनेजरियल स्ट्रेटजी को दूसरी मैनेजरियल स्ट्रेटजी से, एंड बेसिकली क्यों वो इम्पैक्ट होती है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, उसको आपका डिफाइन करेगी. Now, the next aspect will be contingency theory highlights the importance of developing skills for managers in situational analysis. तो जो contingency approach है वो क्या करती है, एक मैनेजर के अंदर सिचुएशनल एनालिसिस जैसी स्किल्स डेवलप करने के लिए बेसिकली उनकी इम्पोर्टेंस को हाईलाइट करती है कि क्यों एक मैनेजर के अंदर सिचुएशन को एनालाइज करने जैसी इंपॉर्टेंट स्किल डेवलप करनी चाहिए, और ये कंटिजेंसी थ्योरी के अकॉर्डिंग बहुत ही क्लियर हो जाता है. Now, such skills will help managers to find out the important contingency factors which influence their managing approach. तो कंटिजेंसी थ्योरी में आपको बेसिकली अपना डिसीजन लेने से पहले कंटिजेंसी फैक्टर्स को फाइंड आउट करना होता है. तो अगर एक मैनेजर के अंदर सिचुएशनल एनालिसिस की जो स्किल्स है वो डेवलप की जाती हैं, तो इसके थ्रू मैनेजर क्या है, जो कंटिजेंसी फैक्टर्स हैं जो कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन में आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, उनको आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो और अपनी जो नेसेसरी डिसीजंस हैं उस सिचुएशन में आप ले सकते हो. तो मैनेजर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि वो सिचुएशनल एनालिसिस की स्किल्स को डेवलप करे, जिससे कि जितने भी इंपॉर्टेंट कंटिजेंसी फैक्टर्स हैं उनको वो इजीली फाइंड आउट कर सकें और अपने जो डिसीजंस हैं, जो स्ट्रैटेजीज हैं, उनको इफेक्टिवली अप्लाई कर सकें. सो गाइज, यहाँ पर जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वी हैव डिस्कस्ड. आई एम श्योर कि ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा. एंड किसी भी टॉपिक पर अगर आप वीडियो चाहते हैं तो यू कैन राइट इन द कमेंट्स, आई विल गेट बैक टू यू विद दैट पर्टिकुलर टॉपिक सॉल्यूशन. एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, जिससे कि फ्यूचर वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे आपको. और जितना हो सके इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में. तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड परफॉर्म योर बेस्ट इन योर एग्जाम्स. बाय बाय.